नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। हम लोग जून 2023 के टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उसी सीरीज में ये जो है वीडियो, ये तीसरी वीडियो। अगर आपने आगे के दो वीडियो नहीं देखे, पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, हमारे प्लेटफॉर्म पे एक सफलता क्लासेस चलाई जाती हैं, सफलता क्लासेस, जिसमें डेली शाम में 8:30 से लेकर 10 बजे तक गूगल मीट के माध्यम से लाइव फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है वो कराई जाती है। तो अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 73103641 और 63 पे कभी भी मैसेज और कॉल कर सकते हैं। या आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है कि हमें ये क्वेश्चन जो है इसका ये आंसर सही लग रहा है, तो आप जो है हमें उस क्वेश्चन के सिलसिले में भी मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन आज का है उसमें पूछा गया है कि स्वयं प्रभा के जो चैनल हैं, चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6 और चैनल 7 के बारे में पूछा गया है। तो चैनल 4 जो होता है स्वयं प्रभा का, वो होता है सारस्वत, सारस्वत होता है चैनल 4। ओके, और चैनल 5 जो है वो होता है प्रबंधन। चैनल 6 जो है वो होता है विधिक और चैनल 7 जो है वो होता है कौटिल्य। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। ओके, टोटल 32 जो है चैनल होते हैं स्वयं प्रभा के। आप एक बार जो है सारे चैनल को जो है अच्छे से देखें और उसको जो है याद करने की कोशिश करें। अगर आपको उन चैनल्स की लिस्ट जो है नहीं मिलती है तो आप हमसे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करिए, और अगर आप चाहते हैं कि उन चैनल्स के ऊपर जो है मैं एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर स्वयं प्रभा के चैनल्स पे एक जो है डिटेल वीडियो बना दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स फॉर इवेल्युएशन। रूब्रिक्स एक जो है असेसमेंट टूल होता है जिसको हम लोग बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसके यूज से क्या होता है कि हमारे इवेल्युएशन की जो सब्जेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। हम बहुत अच्छे से चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल वे में इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है रूब्रिक्स असेसमेंट, जब आप लोग देखेंगे रूब्रिक असेसमेंट टूल, तो इसमें बहुत सारे जो है सेक्शंस बटे होते हैं और इसमें जो है बच्चे के मल्टी डायमेंशनल चीजों को इवेल्युएट किया जाता है, और इससे जो है इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है उसकी सब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहां दिया हुआ है कि रूब्रिक्स के बारे में कि रूब्रिक्स इज ए स्ट्रक्चर असेसमेंट टूल दैट लिस्ट क्राइटेरिया फॉर ए पीस ऑफ वर्क सच एज प्रोजेक्ट, essay, presentation and describe level of performance of each criteria। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी क्राइटेरिया में जो है इस असेसमेंट टूल को यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे इवेल्युएशन की जो सब्जेक्टिविटी है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। तो लर्नर्स की लर्निंग को अफेक्ट करने के लिए दो तरीके के फैक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में लर्नर्स के अंदर जो कमियां, जो खूबियां होती हैं वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे कि हमारा सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, हमारे फैमिली का बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें एक्सटर्नल फैक्टर में आती हैं। तो फैमिली का स्ट्रक्चर जो वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी लर्निंग को इफेक्ट करता है। कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो भी लर्निंग को इफेक्ट करता है। और टाइप ऑफ स्कूल जो है वो भी लर्नर के लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। A, B, C, D चारों इसमें सही होंगे। ओके, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो किसी एक लर्नर के लर्निंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, मोटिवेशन, प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे हमारा जो प्रारंभिक ज्ञान है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होने से पहले का जो हमारे दिमाग में जो ज्ञान होता है उसे हम लोग प्रायर नॉलेज बोलते हैं।
कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब है कि जो हमारे ज्ञानात्मक क्षेत्र की चीजें हैं, जैसे कि हमारा मेमोराइजेशन पावर कैसा है, हमारा चीजों को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हम किसी चीज को कितने ध्यान से समझ सकते हैं, ये सब क्या होता है, एक कॉग्निटिव एबिलिटीज में आता है। ओके, इमोशनल स्टेट जैसे कि अफेक्टिंग फोकस एंड एंगेजमेंट, हम कितने ज्यादा अपने इमोशंस के ऊपर जो है कंट्रोल कर पाते हैं, ये भी जो है हमारे लर्निंग्स को इफेक्ट करता है। परसेप्शन का मतलब है कि हमारा खुद का किसी पॉइंट को हमारे खुद के नजरिए से देखने का व्यू कैसा है। ओके, जैसे कि हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रिटेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये है। लर्निंग स्टाइल, हम किस स्टाइल से जो है लर्निंग उनको कर रहे हैं, जैसे कि रॉबर्ट डेल काग्ने का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, उसमें आप बहुत अच्छे से बताया गया कि हमारे लर्निंग स्टाइल्स के आधार पे हमारा जो लर्निंग और टीचिंग का जो हमें आउटकम मिलता है वो अलग अलग मिलता है। जैसे कि ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्टिक लर्निंग अगर हम लोग करते हैं तो उसके अलग अलग हमें इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, पर्सनालिटी ट्रेट लाइक्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी भी जो है एक बच्चे के लर्निंग को इफेक्ट करने के लिए उसके इंटरनल फैक्टर के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, तो एजुकेशनल इन्वायरमेंट, सोशल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, सपोर्ट सिस्टम, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं किसी भी लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड, ये इस पे हम लोग ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं। लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए हमारे द्वारा जो स्ट्रेटेजी जो यूज किया जाता है वो होता है फिश बाउल स्ट्रेटेजी। जैसे कि फिश बाउल का मतलब है कि जो बोलने वाले लोग होते हैं वो डिस्कशन के सेंटर में होते हैं और सुनने वाले जो लोग होते हैं वो डिस्कशन के बाहर होते हैं। इसमें जो है ग्रुप को दो भाग में डिवाइड कर दिया था, एक ग्रुप होता है बोलने वाला और एक ग्रुप होता है सुनने वाला। इसे हम लोग फिश बाउल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ओके, बात करते हैं जिक्सा स्ट्रेटेजी। इसमें जो हम लोगों ने आपसे बोला था कि एक बार जिक्सा स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा खोजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको एक बार सर्च किया होगा। अगर नहीं किया तो जिक्सा स्ट्रेटेजी को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जिक्सा स्ट्रेटेजी में होता है कि हम लोग डिबेट के जो भी जिस चीज पे हमें डिस्कशन करना है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको जो है लोगों में बांट देते हैं कि तुम्हें जो है इस पार्ट के इस वाले पोर्शन पे बात करना है, तुम्हें जो है इस पार्ट के इस वाले पोर्शन पे बात करना है। तो ये एक प्रकार का जिक्सा स्ट्रेटेजी होता है। ओके, फिश बाउल स्ट्रेटेजी हम लोग देख रहे हैं कि इज द कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स दैट फैक्टर्स फोस्टर डिस्कशन एंड एंगेजमेंट अमंग द पार्टिसिपेंट्स in a group sitting. Okay, it involves creating a structured environment where individual actively contribute to conversation based on the specific guideline. इसमें क्या होता है कि डिवाइड पार्टिसिपेंट इनटू टू ग्रुप्स। इनर सर्किल में क्या होता है, बोलने वाले लोग होते हैं। आउटर सर्किल में क्या होता है, सुनने वाले लोग होते हैं जो उस डिस्कशन में एज ए लिसनर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं जिक्सा स्ट्रेटेजी की। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है एक। इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ए लार्जर टॉपिक टू टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, असाइनिंग ईच पार्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, होम ग्रुप्स, देन रिसेंबलिंग द ग्रुप्स सो दैट ईच एक्सपर्ट ग्रुप contains members who have become knowledgeable about different part of topic. ओके, ये होता है जिक्सा स्ट्रेटेजी, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग है कि ईडी, एड पजल, माइंड मिस्टर, गूगल डॉक्स और मेंटीमीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं। ओके, इसका आंसर जो है इसमें से कोई जो है एनटीए के द्वारा सही नहीं माना गया था और इस चारों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है और आगे भी हम लोग देखेंगे। ओके, देखते हैं।
एड पजल क्या होता है? एड पजल इज इंटरेक्टिव वीडियो प्लेटफॉर्म दैट अलाउ एजुकेटर टू क्रिएट इंगेजिंग वीडियो लेसन्स बाय embedding questions, quizzes and audio notes directly into videos from various source. YouTube जैसे कि एग्जांपल में YouTube है और खान एकेडमी का यहाँ एग्जांपल आ रहा है. टीचर्स कैन ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड बाय एडपजल. ओके, माइंड मिस्टर के बारे में देखते हैं. माइंड मिस्टर इज ए वेब बेस्ड माइंड मैपिंग टूल दैट enables user to create, share and collaborate on visual diagram representing concept, ideas and workflows. Okay, it is a great tool for brainstorming, organizing thought and outlining information in a visual format. Okay, Google Docs क्या है? Google Docs is a cloud based word processing platform offered by Google. It allows multiple users to collaborate in the real time on documents, making it easy to co-create and edit text-based content such as essay, reports and collaborative projects. Okay. Mentimeter क्या है? Mentimeter is an interactive presentation tool that enables educator to create engaging and interactive presentation using live poll, quizzes, word cloud, question answer session. It is especially useful for collecting instant feedback from students during the lecture and presentation. Okay. तो इसका जो आंसर है एनटीए के द्वारा ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की में ड्रॉप कर दिया गया था. ओके, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट. पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है? ओके, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं. ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है. ए को छोड़ के, बी को छोड़ के, सी डी ई जो है इसका सही है. ओके, देखते हैं इंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन द assessing their progress and stabilizing ongoing learning goals, provide students opportunity to reflect upon feeling about learning, link assessment and teaching to learning. Okay, आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में. पोर्टफोलियो असेसमेंट इज द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट बाय collecting and analyzing a representative samples of a student's work over the time. It involves compiling a portfolio, a purposeful collection of students' work that showcase their accomplishments, skills, growth and reflection. Okay, तो पोर्टफोलियो असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी बच्चे के एक टाइम पीरियड के अंदर जो है किए गए वर्क को कलेक्ट करते हैं, यानी कि उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं और उस वर्क के आधार पे उस बच्चे को हम लोग इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं. तो इसे हम लोग पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलते हैं. एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध. ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन में गलत हो गया. केवल विद्यार्थियों के उपलब्धियों पे ध्यान, ये भी जो है किसी असेसमेंट पे ये लागू नहीं होता है. विद्यार्थियों की उपलब्धियां और उनके अंदर जो नकारात्मक चीजें होती हैं उन सारी चीजों को असेसमेंट में ध्यान दिया जाता है. ओके, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, ये बिल्कुल सही है. अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है. मूल्यांकन और शिक्षण का अधिगम से संबंध करना, ये भी बिल्कुल सही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वाइगत्स्की लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन. ये स्टेटमेंट जो है वाइगत्स्की के सामाजिक अधिगम यानी कि थियरी ऑफ लेव वाइगत्स्की सोशल डेवलपमेंट या सोशल लर्निंग की जो थियरी है उसमें वाइगत्स्की बताते हैं कि मनुष्य या कोई बच्चा अगर कोई चीज सीखना चाहता है तो उसके लिए उसके आसपास का जो वातावरण है, उसका जो समाज है, उसका जो सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन है, वो उसके लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस में बहुत बड़ा योगदान निभाता है. ये बात बिल्कुल सही है. आगे कि अकॉर्डिंग टू वाइगत्स्की इसके फोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स विथ ऑल ऑफ द आंसर एंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. ये बिल्कुल गलत है. इसके फोल्डिंग का मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से
पिछले क्लासेज में जाना है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि एक छोटा सा बच्चा अगर कोई साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो शुरू में पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसके साइकिल के दोनों तरफ दो दो छोटे पहिए जो है और लगा देते हैं, और जब बच्चा साइकिल सीख जाता है पूरी तरह से तो वो अगल बगल वाले पहियों को निकाल दिया जाता है और बच्चा जो है बिना किसी सपोर्ट का वो साइकिल चलाना सीख जाता है। मतलब कि किसी भी बच्चे को कोई चीज सिखाने के लिए थोड़ा सा हम लोग सहयोग देते हैं ताकि वो चीजों को अच्छे से और सीख जाए। जब वो सीख जाता है तो हम अपना सहयोग वापस ले लेते हैं, इसी को हम लोग स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ दिया गया कि विथ ऑल आंसर, विथ ऑल आंसर नहीं होता है, अगर हम लोग कोई क्लू देते हैं, कोई हिंट देते हैं तो वो स्केप फोल्डिंग में माना जाएगा। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द टीचिंग दैट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद द चैलेंजिंग इंटरेक्शन इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर सपोर्ट व्हेन नीड्स बट रिमूव दोज सपोर्ट एज स्टूडेंट्स बिकम एबल टू हैंडल मोर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। ये इसके फोल्डिंग का एक जो है अलग टर्म जिसके लिए यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव टीचिंग, अनुकूलात्मक शिक्षण। मतलब कि जैसा बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसके परिस्थिति के अनुकूल हम लोग चीजों को करते हैं, तो इसे हम लोग एडाप्टिव टीचिंग बोलते हैं। अगर बच्चे को कोई हिंट चाहिए तो हम लोग तुरंत हिंट देते हैं। अगर बच्चा कहता है, बच्चे को लगता है कि मैं कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज बिना किसी हिंट के सीख सकते हैं, तो हम लोग अपना सपोर्ट जो है तुरंत वापस ले लेते हैं, तो इसे हम लोग एडाप्टिव टीचिंग बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के अभिप्रेरण को बढ़ाने और बनाने के लिए जॉन केलर द्वारा सृजित परस्पर संबंधित चरण है। ओके, जॉन केलर का जो एक थियरी है जिसको हम लोग ARCS थियरी बोलते हैं, जॉन केलर का ARCS थियरी बोलते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले होता है अटेंशन, उसके बाद होता है रिलेवेंस, उसके बाद होता है आत्मविश्वास और उसके बाद होता है सेटिस्फेक्शन। ओके, तो ACDE इसके पार्ट होते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जॉन केलर के ARCS थियरी को। ये किसी भी मोटिवेशनल डेवलपमेंट के लिए जॉन केलर बताते हैं कि 4 स्टेजेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है अटेंशन, जिसमें हम लोग किसी भी काम को सीखने के लिए अपना अटेंशन लगाते हैं। जब उसको हम लोग अटेंशन करते हैं तो उसके रिलेवेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रिलेवेंस क्या है, ये हमारे किस काम आ सकता है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बाद आता है सबसे लास्ट में सेटिस्फेक्शन। ये चीज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लास खत्म होने के बाद तुरंत दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे लेके पढ़िएगा। इसको हम लोग जॉन केलर का ARCS थियरी बोलते हैं। ARCS थियरी, अटेंशन, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन। ओके, किसी छात्र के प्रदर्शन की पूर्व प्रदर्शन की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्टिव असेसमेंट बोलते हैं। कि कोई छात्र, जैसे बोला जाता है कि तुम 1 में तुम्हारा जो 10th में आया था 90%, 12th में कैसे जो है 85% आ गया। तो ये क्या किया जा रहा है कि उसके पूर्व के प्रदर्शन से उसकी तुलना जो है वर्तमान के प्रदर्शन से की जा रही है। तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्टिव असेसमेंट बोलते हैं। स्व मानक आकलन, तो उसके द्वारा खुद एक मानक जो है तय किया गया है कि हमारा जो कैटेगरी है वो 90% वाला है, और उससे जो उसके 12th की रिजल्ट का हम लोग जब तुलना करते हैं तो उस बोलते हैं कि तुम अपने स्व मानक स्कोर से बहुत ज्यादा पीछे रह गए। ओके, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 एब्स्ट्रैक्टिव असेसमेंट। ओके, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्टिव असेसमेंट के बारे में। आल्सो नोन एज द सेल्फ रेफरेंड असेसमेंट। सेल्फ रेफरेंड असेसमेंट के मतलब है कि खुद की तुलना खुद से करना। ओके, इस टाइप ऑफ असेसमेंट वेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएट बेस्ड ऑन देयर ओन प्रीवियस अचीवमेंट और परफॉर्मेंस लेवल rather than in the comparison to the performance to other. This form of assessment focus on personal progress and growth over the time. Okay,
तो ये होता है एसेप्टिव असेसमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में स्व मानक मूल्यांकन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओन्स यूज ऑफ लैंग्वेज। मीमोनिक्स इज द नॉलेज अबाउट ओवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ओके, तो मीमोनिक्स का मतलब होता है कि हम चीजों को याद रखने के लिए उसको सरल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करके उसका यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है हाउ टू गेन नॉलेज, हाउ टू यूज नॉलेज। तो ये जो है लैंग्वेज यहां लिख के इन्होंने गलती कर दी है, अबाउट वन ओन्स यूज ऑफ नॉलेज। अगर यहां नॉलेज होता तो ये बिल्कुल सही होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड सही होना चाहिए। ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है और यहाँ दोनों सही है। ओके, मेटाकॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस थॉट प्रोसेस। मतलब मैंने बताया कि वंस थॉट प्रोसेस या वंस नॉलेज, कि मुझे क्या चीज कहाँ से पढ़नी है, क्या चीज कैसे पढ़नी है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ नॉलेज, कैसे हम नॉलेज को लेंगे, इस चीज का नॉलेज होना हमें मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रेगुलेट कॉग्निटिव एबिलिटीज एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मेटाकॉग्निटिव स्किल इनेबल्स इंडिविजुअल्स मॉनिटर, कंट्रोल और ऑप्टिमाइजिंग देयर लर्निंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली। वही चीज मैंने आपको बताया कि कैसे हमें चीजों को कहाँ से सीखना है, हमें कैसे सीखना है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब सारी चीजें हमारे मेटाकॉग्निशन की चीजें होती हैं। ओके, निमोनिक्स की बात करें तो निमोनिक्स आर द मेमोरी एड्स टेक्निक्स दैट हेल्प टू इंडिविजुअल रिमेंबर इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। यही मैंने आपको बताया कि निमोनिक्स का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को याद रखने के लिए उसको कैसे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में बनाते हैं और उसके बाद उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, उसकी को हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मस्तिष्क मानचित्र सृजित करने और साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो माइंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये बिल्कुल होता है। माइंड डेमो ये भी होता है। गूगल जो होता है वो भी होता है। माइंड मिस्टर जो है वो भी एक प्रकार का माइंड मैपिंग ऐप होता है। माइरो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी एक प्रकार का माइंड मैपिंग ऐप होता है। इस हिसाब से इसका जो सारे ऑप्शन है वो सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स माइंड की फीचर, एक्स माइंड इज ए वर्सेटाइल माइंड मैपिंग टूल, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। माइंड डेमो क्या होता है? माइंड वेब बेस्ड माइंड मैपिंग टूल, ये भी है। कॉगल इज ए यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन टूल क्रिएटिंग कोलैबोरेटिव एंड माइंड मैप्स, ये भी सही है। माइंड मिस्टर इज ए पॉपुलर ऑनलाइन माइंड मैपिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल, ये भी आप लोग पढ़िएगा। माइरो इज ए डिजिटल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स एक्सटेंसिव विजुअल कोलैबोरेशन टूल इंक्लूडिंग द माइंड मैपिंग, ये भी आप लोग पढ़िएगा। तो इस हिसाब से इसके सारे ऑप्शन जो है वो सही है और ऑप्शन नंबर 3 इसके सही होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि सिचुएटेड लर्निंग इज द बेस्ट एंड द प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजी हेल्प इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग ग्रेजुअली डिमिसिंग एज स्टूडेंट्स गेन इंडिपेंडेंस। ओके, सिचुएटेड लर्निंग इसे बोलते हैं। असिस्टेड लर्निंग इज द बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट स्किल एंड नॉलेज आर ट्राइड टू सिचुएशन इन विच दे वर लर्न एंड दैट दे आर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन न्यू सेटिंग्स। इसे हम लोग असिस्टेड लर्निंग बोलते हैं। इसका अगर हम लोग सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें बस अदल बदल कर दी हैं। नीचे जो लिखा गया है वो है सिचुएटेड लर्निंग के बारे में और ऊपर जो लिखा गया है वो है असिस्टेड लर्निंग के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकादमी गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने जाने उनके लाभ प्राप्त हेतु प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? द टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटीज मीनिंगफुल एंड वर्दीफुल एंड ट्राइंग टू बेनिफिट फ्रॉम देम इज कॉल्ड एज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
1 होगा मोटिवेशन टू लर्न। इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वमानक आकलन के घटक हैं? स्वमानक आकलन मैंने आपको बताया कि एब्सेप्टिव असेसमेंट, जिसमें खुद की तुलना खुद से की जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही है, ABDE। सी को छोड़ के बाकी सारी चीजें इसमें सही है। ओके, स्वमानक आकलन के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या होता है कि स्वयं अनपीय समकक्षी आकलन होता है। अधिगम लक्ष्य को साझा किया जाता है। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इफेक्टिव फीडबैक, इसमें इफेक्टिव फीडबैक जो वो हमें मिलता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नॉलेज दैट वी आर कॉन्शियस टू ऑफ रिकॉलिंग बट दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर आर थॉट विदाउट आवर अवेयरनेस। ये किस में होता है? इम्प्लिसिट मेमोरी में होता है। मतलब कि जो चीज ऐसी हो जिसे हम लोग लर्न करने के लिए पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार और हमारे सोच में प्रभावित करते हुए उसमें जो है बैठ जाता है, तो उसे हम लोग अंतर्निहित स्मृति बोलते हैं। ओके, इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक रिट्राइवल एंड यूज ऑफ past experiences, knowledge or skill without conscious awareness of the memory. It involves the retention and influence of peer experiences and present behavior, often manifest through the performance improvement and change in the behavior that are not conscious relocated. तो इसे हम लोग implicit memory बोलते हैं। implicit memory का मतलब एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज हो जिसे हम लोग जानबूझ के याद ना करते हो, लेकिन वो हमें अपने आप वो सारी चीजें याद हो जाती हो, तो उसे हम लोग इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी की 3 टाइप्स होते हैं, प्रोसीड्यूलर मेमोरी, प्राइमिंग और कंडीशनिंग। ये 3 चीजें जो होती हैं वो इम्प्लिसिट मेमोरी के टाइप्स में आती हैं। ओके, इसको एक बार आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। द एब्सेंटेंसिज्म related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom or outside classroom activities of the school without the prior permission of their parent is called as पलायनशीलता। इसको बोलते हैं ट्रोनेंसी। ट्रोनेंसी इसको बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, ट्रोनेंसी refers that act of deliberately skipping schools or classes without permission of or a valid excuse. It is form of unauthorized absence from the school that can have negative consequences for students, family and the education system. तो ट्रोनेंसी का मतलब क्या होता है? जो हम लोग क्लास बंक करते हैं अपने माता पिता को बताए बिना या कोई एक बिना वैलिड रीजन दिए बिना अपने स्कूल अथॉरिटी को, उसे हम लोग ट्रोनेंसी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम प्रबंधन प्रणाली के कौन कौन से उदाहरण हैं? LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण हैं। ओके, तो कैनवा का यूज करके जो थंबनेल वगैरह जो बनाया जाता है, चीज़ों को फोटोशॉप वगैरह जो यूज किया जाता है, वो लर्निंग अधिगम में नहीं आता है। इस हिसाब से ऑप्शन 3 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन 1 होगा बी और डी वो सही होगा। ओके, एक बार सारे ऐप्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मूडल क्या होता है? ओपन सोर्स होता है LMS का विथ एक्सटेंसिव कस्टमाइजिंग ऑप्शन। कैनवास क्या होता है? मॉडर्न LMS नोन फॉर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये भी है कैनवास। ब्लैक बोर्ड लर्न क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव LMS यूज्ड। गूगल क्लासरूम, स्कूलोजी, D2L, ब्राइट स्पेस, ED मोड। ये 6 जो है
7 जो हैं इन्हीं को हम लोग LMNS ऐप्स के नाम से जानते हैं, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होते हैं। उसमें कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिएगा, मूडल, कैनवास, ब्लैकबोर्ड लर्न, गूगल क्लासरूम, स्कूलोजी, D2L ब्राइट स्पेस, एडमोडो, ये सब सारी चीजें होती हैं LMNS के पॉपुलर जो ऐप्स हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट। इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग नॉट रिलेटेड टू कंटेंट। ओके, readiness and willpower, organization of content of learning experiences, basic potential of the learner, nature of content and learning experiences, mastery over the subject matter. ओके, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ACE, ये जो है कंटेंट के बारे में चीजें नहीं है, जैसे कि रेडिनेस एंड विल पावर, ये टीचर का इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो सकता है टीचिंग को इफेक्ट करने के लिए। ये लर्नर्स का जो है इंटरनल फैक्टर हो सकता है। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, ये भी कंटेंट से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ये भी जो है कंटेंट से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं है। ओके, इस हिसाब से ये सी जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, रिलेवेंस ऑफ कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ऑथेंटिसिटी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मल्टी मॉडल प्रेजेंटेशन, पर्सनलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटरेक्टिव एंड एंगेजमेंट, फीडबैक एंड असेसमेंट, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग। सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग का मतलब ये होता है कि स्वनिर्देशित अधिगम। जो हम लोगों ने पढ़ा था यूटागॉगी के बारे में, थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि यूटागॉगी में स्वनिर्देशन के जरिए जो है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है। ओके, टीचर ओरिएंटेड होता है, ये बिल्कुल गलत है, डी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, डी एक ऑप्शन में नहीं है। अधिगम का विस्तार, टेकिंग ओनरशिप लर्निंग, अधिगम का स्वामित्व लेना, बी बिल्कुल सही लग रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होना चाहिए, ए बी ई, ए बी और ई, सी और डी इसका गलत है। ओके, स्व लर्निंग के कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। मोटिवेशन इसमें इंटरनल होता है और बाहरी भी हो सकता है। सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिफ्लेक्शन, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस इन लर्निंग डिसीजन, इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव परस्यूट ऑफ लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्सफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसाइलेंस, क्यूरियोसिटी एंड ओपन माइंडनेस, सेल्फ एफिकेसी, बिलीव इन ओन एबिलिटी टू लर्न एंड सक्सीड। ओके, ये सब क्या होते हैं, स्व डायरेक्टेड लर्निंग के कुछ क्वालिटी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, इसको आप लोग नोट करिएगा और एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ओके, अधिगम के द्वितीय नियम निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए बी डी, ए बी डी। बहुप्रत्युत्तर नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉजी, ये सब जो है अधिगम के सेकेंडरी लॉ के रूप में जाने जाते हैं। ओके, सेकेंडरी लॉ, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, प्राइमेसी, रिकेंसी, इंटेंसिटी, रिडम, एक्सटेंट, रीइंफोर्समेंट, ये सब क्या होते हैं, अधिगम के सेकेंडरी लॉ के रूप में जाने जाते हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। माइक का प्रॉब्लम इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके, आपको ये क्लास कैसा लगा, इस क्लास के जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
और अगर आपको ये वीडियो सीरीज जो है इफेक्टिव लग रहा है, इससे तैयारी जो है थोड़ा बहुत हमारी अच्छी हो सकती है, या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7310364163 में मैसेज और कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप हमारी सफलता क्लासेस को ज्वाइन करके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और 10 यूनिट्स जो हैं उनको बहुत ही डिटेल वे में अगर पढ़ना चाहते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट खोज के पढ़ना चाहते हैं कि आपका जो है फर्स्ट पेपर में इस बार कम से कम 40 से ऊपर क्वेश्चन सही हो, तो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी वीडियो के अगले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए।